गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत ही ज़बरदस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। इस छुट्टियों का पूरा आनंद लेते हुए साथ में पढ़ाई करते हुए माई सेल्फ राहुल भदौरिया, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल द राहुल भदौरिया क्लासेस में। आज के जो हमारा वीडियो है वो बनाई जा रही है क्लास 12th के लिए, फिजिक्स की ये वीडियो है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है गाइज, तो आज हम बात करेंगे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको इन शॉर्ट हम बोलते हैं EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत ही हम ये कह सकते हैं 3 से 4 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, इसके लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स हैं और लगभग इतने ही दिनों में ये कंप्लीट हो जाता है। और ये आपकी यूनिट नंबर 5 है। इसके बाद 4 यूनिट आपके साथ रह जाएंगी जिसमें से हमने रे ऑप्टिक्स कर लिया है और उसमें भी 1-2 यूनिट बहुत छोटी छोटी हैं। तो अब हम बात करें, बहुत ज़्यादा नहीं रह गया, आने वाले 1 मंथ में आपका सिलेबस इज अबाउट टू फिनिश। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिएगा आप लोग, इससे कुछ सीखने की कोशिश करिए। वी आर हेयर टू टीच यू, वी आर हेयर फॉर यू ओनली गाइज। ठीक है ना, अपने डाउट्स और प्रॉब्लम्स को शेयर करिए, बोर्ड से रिलेटेड, किसी भी तरीके से रिलेटेड। तो आज मैं आपसे बात करूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वेव्स क्या होती हैं ये तो बात की बात है, लेकिन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जुड़े हुए जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ऐसा होता है कि जब भी हम किसी, मान के चलिए किसी इलेक्ट्रिक करंट में कहीं बदलाव लाते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव लाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, इंड्यूस्ड करंट जिसको बोलते हैं। साथ साथ क्या हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाकर इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं, या क्या मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव लाकर इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में बदलाव लाकर मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं गाइस। और यही चीज़ इसकी जो सोल है, इसकी जो आत्मा है, जो इसका इनर है, इंसेंस है, वो यही है। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। मोस्ट ऑफ द क्रेडिट जाता है सर C मैक्सवेल को। क्लर्क मैक्सवेल इनका नाम था, C मैक्सवेल को जाता है। इनकी जो एज 1831 से लेकर 1879 के आसपास रहती है और 1864 ये वो ईयर था जब इन्होंने इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जन्म दिया था। और ये वो साल था जब इन्होंने सबसे पहले एम्पियर सर्किटल लॉ को पढ़ा और उसकी इनकंसिस्टेंसी को देखा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे वेव से पहले, तो ये तो हम बात करेंगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को बदलकर मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड को बदलकर इलेक्ट्रिक फील्ड, या फ्लक्स को बदलकर क्या करंट, ये सब प्रोड्यूस किए जा सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं। और यही एक दूसरे के सिमेट्रिक होते हैं और यही दोनों मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है गाइस, तो आज हम बात करेंगे, जो आज का हमारा इस चैप्टर का पहला टॉपिक है, इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर्स लॉ, यानी कि एम्पियर के नियम की इनकंसिस्टेंसी। जैसे आपने एम्पियर सर्किटल लॉ देखा होगा कि यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज लूप इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट, देखा होगा। मतलब कि ये कंसिस्टेंसी का मतलब होता है, क्या ये कोई भी एक ऐसा लूप जो करंट कैरिंग लूप है, वो एक क्लोज लूप जो बनाएगा, तो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसकी वैल्यू म्यू नॉट आई होगी, यानी कि क्या हम वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं? आपने निकाला होगा, मैग्नेटिक फील्ड निकाली जाएगी, तो यहाँ पे DL इक्वल्स टू म्यू नॉट आई हो जाता है और ये बन जाता है 2πr रेडियस के साथ म्यू नॉट आई। और यू कैन ऑल्सो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, इज दैट ओके? तो आप निकाल सकते थे, याद करिए, ऐसा हमने प्रूव भी किया हुआ है। तो बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई क्लोज लूप है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो जो उसके म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई होता है। तो लेकिन हमारे जो भाई क्लर्क मैक्सवेल थे, यानी कि C मैक्सवेल जो थे, इन्होंने इस लॉ को इनकंसिस्टेंस पाया क्योंकि ये हर पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड नहीं दे सकता है। उन्होंने इसके लिए एक कैपेसिटर का एक एग्जांपल लिया, बेटा प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा। उन्होंने एक कैपेसिटर का एक एग्जांपल लिया जहां पे इन्होंने इस तरीके से बैटरी लगाकर और की लगाई, की को आपने ऑन किया, करंट यहाँ पे जा रहा है, करंट इस पॉइंट पर, सपोज इससे r डिस्टेंस ऊपर एक पॉइंट P है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड हमने निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आपने क्लोज लूप लिया जो रेडियस r का होने वाला है, ठीक है, बाई एम्पियर्स लॉ, आपने बाई एम्पियर्स लॉ, तो बाई एम्पियर्स लॉ जब आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की कंसिडरेशन करने की कोशिश करते हो तो वो क्या निकल के आता है, BDI इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, क्योंकि करंट आपको आई मिल रहा था यहाँ पर, तो बिल्कुल ये तो कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। लेकिन क्या ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट एम पर मिल सकता है आपको?
तो आपने सबसे पहले जैसे यहाँ से आपको ये पॉजिटिव टू निगेटिव इसका पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडरेशन है, पोटेंशियल है, ये चार्ज प्लेट ए है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपने वही लूप कंसीडर किया तो देखेगा ये जीरो आपके साथ एंगल जीरो पर आ रहा है, आर रेडियस का ही बन रहा है, दैट डजंट मैटर। लेकिन अगर हम एट पॉइंट एम पर इसको निकालने की कोशिश करें बेटा तो म्यू नॉट आई, लेकिन याद रखिएगा कि कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में चार्ज करंट फ्लो नहीं करता तो ये पूरा बन जाएगा जीरो। अब अकॉर्डिंग टू एम्पियर कंसिस्टेंसी बेटा यहाँ पर प्लेट्स हैं, करंट भी आपका बेसिक करंट लूप था यहाँ पर, तो करंट भाई कहीं ना कहीं क्योंकि सर्किट हमारा कंप्लीट है, प्लेट्स के बीच में करंट नहीं जाएगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ तो गड़बड़ है भाई, क्योंकि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड आपको नहीं मिल रहा तो देयर इज अ चांस ऑफ सम एरर, समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम द रीजन, यहाँ से कुछ ना कुछ मिसिंग, और फिलहाल ये आपका इनकंसिस्टेंट है और कुछ ना कुछ मिस है। तो जो मिस था उन्होंने उसको नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट का मतलब बिकॉज प्लेट्स के बीच में लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बदल रहा है, क्योंकि चार्ज इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड यानी इंडक्शन के बिहाफ पर आपके चार्ज तो यहाँ पे जा रहे हैं ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, ये इंडक्शन के बिहाफ पे आपका चार्ज तो ट्रेवल कर जाता है, यानी कि इसके बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बदल रही है, ठीक है। तो इसके बदलने की वजह से इसके बीच में रीजन में एक डायरेक्ट करंट डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होता है जो उसको कंप्लीट करता है, कंटिन्यूटी उसकी बरकरार रखता है, और वो हमारा सर्किट कंडक्शन करंट के साथ कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है, बरकरार रखता है। तो उन्होंने उसको डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दिया। अब देखिएगा सपोज जैसे यहाँ पर ये ई क्या बनेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, चार्ज आपने दिया, दोनों के बीच में एयर है तो एप्सिलॉन नॉट ए। अगर हम फ्लक्स निकालेंगे इसके बीच में जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है तो बेटा ई ए बन जाएगा, तो ई की वैल्यू आई है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ए, तो ये बन जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कितना आया फ्लक्स, ठीक है। अगर हम इस फ्लक्स रेट को चेंज देखते हैं डी फाई अपॉन डी टी से, तो ये बन जाएगा डी अपॉन डी टी इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लेंगे, डी क्यू अपॉन डी टी आपका मिल जाएगा, और ये क्या है डी फाई अपॉन डी टी। डी आई अपॉन डी टी क्या बन जाएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट चार्ज क्या बन जाएगा, तो डी फाई अपॉन डी टी बच्चा लोगों बनेगा, क्या बनेगा, ये आपके लिए करंट, ये काम किसका करेगा, करंट का काम करेगा, किसका काम करेगा, करंट का। और ये आपके पास करंट है, आप जब इसको करंट इसको ट्रांसफर कराओगे तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी, यानी कि फ्लक्स चेंज होने की वजह से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो करंट प्रोड्यूस्ड हो रहा है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। The displacement current is what? The current which is comes to existence when electric field or electric flux is changing with respect to time. जब इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका बदल रहा होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उस रीजन में जो करंट जनरेट हो रहा होता है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। और मैक्सवेल भाई ने बताया, मैक्सवेल हैज टोल्ड अस दैट दिस वर्क वेरी एफिशिएंट इन द रीजन, यानी कि आपने जो BDL था, BDL यानी कि एम्पियर्स लॉ था, उसको उन्होंने अपनी इक्वेशन बनाई कि इसमें जो इनकंसिस्टेंसी है वो इस वजह से क्योंकि कुछ ना कुछ वहाँ पर मिस है, और वो था डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि वो प्रोड्यूस हो रहा था सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से, सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा था, और वही चीज होगी जो इसकी कंटिन्यूटी को बरकरार रखेगी। तो यहाँ पर जो आपका IC प्लस ID, IC वो करंट है, जैसे आपने अभी फिगर अप कर दिया, जो बैटरी से निकल के मेन सर्किट में करंट जा रहा है दैट इज कॉल्ड कंडक्शन करंट। और यहाँ पर आप क्या पुट करोगे, IC ID की वैल्यू आपने क्या निकाली है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। सो दिस इज कॉल्ड मैक्सवेल एम्पियर इक्वेशन या एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। तो ये आपकी मैक्सवेल एम्पियर इक्वेशन कहलाती है, मैक्सवेल और एम्पियर की इक्वेशन। तो दिस इज एम्पियर्स मैक्सवेल इक्वेशन। और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट इज अ काइंड ऑफ करंट व्हिच कम्स टू एन एग्जिस्टेंस व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंजिंग विद पासेस ऑफ टाइम, यानी कि उसके साथ में जो बदल रहा है, तो इन दोनों के चेंज होने की वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज कॉल्ड, जो करंट जनरेट हो रहा है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है ना, दैट करंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आज आपने इनकंसिस्टेंसी देखी। अच्छा, इसके कुछ क्वालिटीज हैं, इसके डिस्प्लेसमेंट करंट की कुछ फीचर्स है, वो मैं आपको फीचर्स बता देता हूँ। नंबर 1,
डिस्प्लेसमेंट करंट इज नॉट अ करंट एक्चुअली, लेकिन इसके अंदर ये कंडीशन होती है कि जहां से पास हो रहा होता है वहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, दैट इज वाई हम इसको कंसीडर कर लेते हैं एक करंट के फॉर्म में, नंबर वन। दूसरा, इसकी जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात है, ये कंडक्शन करंट के साथ मिलकर कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करता है। किसको मेंटेन करता है? कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करता है। तो इट मेंटेन कॉन्टिन्यूटी ऑफ द करंट विथ कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट के साथ ये क्या करता है? कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करता है। और कहने का मतलब, जब किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा होता है तभी ये एग्जिस्ट करता है, तभी ये जनरेट होता है, तभी ये प्रोड्यूस होता है। सो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है ना। तो ये चीज हमने पढ़ी, तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो दिस वीडियो इज 10:32 अप्रॉक्सीमेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ये कॉन्सेप्ट है, और जब फ्लक्स चेंज होने, अभी आप आगे पढ़ोगे किस तरीके से ये एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तो ये था डिस्प्लेसमेंट करंट, और ये मैक्सवेल की इक्वेशन थी। बेटा मैक्सवेल की इक्वेशन में ही अभी आगे अगला जो टॉपिक है हमारा, वो भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है, वो भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो आपको, जो नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलेगा, मैक्सवेल इक्वेशंस। मैक्सवेल्स इक्वेशन, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है यहाँ पर, तो मैक्सवेल इक्वेशन। तो मैक्सवेल ने मतलब कि वेव थ्योरी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से जो हम करते हैं। एक्चुअल में होता क्या था, उन्होंने ही माना था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो रीजन्स होते हैं, जो फील्ड्स होती हैं, वो एक दूसरे की क्या होती है? सिमेट्रिक होती हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक रीजन में चेंज लाते हो तो मैग्नेटिज्म आपका जनरेट होता है या चेंज होता है, और मैग्नेटिज्म में अगर आप चेंज लाते हो तो इलेक्ट्रिक बिहेवियर किसी बॉडी का चेंज होता है। तो दीज आर सिमेट्रिक टू ईच अदर, ये एक दूसरे की क्या होती है? सिमेट्रिक होती है, यानी कि दूसरे को एक दूसरे की वजह से, एक दूसरे के साथ इनका प्रोडक्शन कहीं ना कहीं होता है, और कंटिन्यूटी वहां पे मेंटेन रहती है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेट के कुछ कॉन्सेप्ट इन्होंने लिए थे, जैसा पहला क्या था? गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो पूरे का पूरा गॉस लॉ इन्होंने अप्लाई किया। जैसे आपने भी देखा था, फ्लक्स जो किसी भी क्लोज लूप के लिए प्रोड्यूस हो रहा है पॉइंट चार्ज के लिए, वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है, बिकॉज केवल एक चार्ज यहाँ पर एक फ्लक्स को प्रोड्यूस कर पाता है। तो हम ये बोल सकते हैं सिंगल पोल की, यानी कि सिंगल चार्ज की पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्लियर होती है। सिंगल चार्ज इज पॉसिबल, यहाँ पर सिंगल चार्ज की पॉसिबिलिटी क्लियर होती है, यानी कि नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां पर आके वैनिश होंगी, अगर पॉजिटिव होगा तो वहां से रिलीज होंगी। ये कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपके क्लोज लूप नहीं बनाते। ये इलेक्ट्रिक जो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हैं, ये क्लोज लूप नहीं बनाते। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है इस लॉ में। बहुत ज्यादा कुछ नहीं, बहुत बेसिक्स इन्होंने बातें बताई हैं यहाँ पर। इसके बाद नंबर 2 का जो लॉ मिलेगा आपको, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस भाई माने नहीं यहाँ पर भी, और इन्होंने मैग्नेटिक में भी ये लॉ दे दिया, मैग्नेटोस्टैटिक्स में। वो क्या था? यहाँ से जो BDL आएगा, फ्लक्स का मतलब यहाँ पर EDS भी है, ठीक है ना। फ्लक्स का मतलब यहाँ पर क्या है? EDS भी, क्योंकि वहां पर उनको पूरा EDS उन्होंने लेना पड़ा। फ्लक्स का मतलब EDS भी है। तो उसी तरीके से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के लिए जा रहे हो बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर आप लेके जा रहे हो तो किसी भी क्लोज लूप के लिए जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। किसी भी क्लोज लूप के लिए फ्लक्स हो जाएगा जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर बिकॉज क्लोज लूप बनते हैं, वहां से ओवरऑल जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव से रिलीज हो रहा है उतना नेगेटिव गेन कर रहा है, इक्वली गेन कर रहा है। तो यहाँ पे किसी भी क्लोज लूप के लिए फ्लक्स जीरो हो जाएगा। और उन्होंने बताया कि मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, किसी भी हाल में मोनोपोल आपके एग्जिस्ट नहीं करेंगे और नहीं करेंगे। मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तीसरा उन्होंने यही बताया था जो मैंने आपको बताया, मैक्सवेल एम्पियर इक्वेशन, यानी कि मैक्सवेल ने किस तरीके से एम्पियर की इक्वेशन में चेंज किया। तो तीसरा आप ये ले लो, मैक्सवेल एम्पियर इक्वेशन। ये आपको मैं लिखवा चुका हूं। तो उन्होंने बोला कि मैक्सवेल ने जो एम्पियर की इक्वेशन थी, कंटिन्यूटी थी BDL, तो उन्होंने बोला कि सर आप केवल IC को ले रहे हो, साथ में उसमें कंसिस्टेंसी नहीं आती है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? ID। साथ में डिस्प्लेसमेंट करंट को आपको कंडक्शन करंट के साथ लेना ही पड़ेगा। उसके बाद ये बन जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड मैक्सवेल एम्पियर इक्वेशन। ये मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन थी। और फोर्थ इक्वेशन इन्होंने बहुत अच्छी दी थी। फोर्थ इक्वेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए दी थी बेटा, मेरा डस्टर, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इनकी जो फोर्थ इक्वेशन थे, इन्होंने फोर्थ इक्वेशन जो दी है वो फैराडे लॉ की दी थी इन्होंने।
फैराडेज लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आपने क्या पढ़ा, किसी भी सर्किट में जब हम फ्लक्स चेंज करते हैं तो ई जो प्रोड्यूस होता है ईएमएफ, वो किसके बराबर होता है, वो होता है डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी के बराबर। आप इसको डी फाई बी अपॉन डी टी भी कर सकते हो स्मॉल के लिए, जहां पर डेल्टा टी टेंस टू 0 ले लोगे तो क्या बन जाएगा, ये डी फाई बी अपॉन डी टी भी ले सकते हैं। लेकिन बेटा ईएमएफ क्या है, ईएमएफ है हमारा ईडीएल, ईएमएफ क्या है हमारे पास, ईडीएल। ये आपके पास ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ईएमएफ, और वो क्या हो जाएगा माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर हम चेंज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाला बदलाव इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक आर सिमेट्रिक टू ईच अदर। तो ये क्या निकल के आया, ये एक दूसरे के सिमेट्रिक निकल के आए, सिमेट्रिक टू ईच अदर। ये एक दूसरे के क्या निकल के आए, सिमेट्रिक निकल के आते हैं, और ये चारों इक्वेशन इनके यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। बेटा आज के जो टॉपिक हमने पढ़ाए हैं, और यहाँ पर ये पता भी चल रहा है कि फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स बदलने के साथ साथ यू कैन ऑल्सो चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड, यू कैन ऑल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाती है। और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या निकल के आए, एक दूसरे के सिमेट्रिक। So that is how we complete these two topics, guys. Most important topics आपके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिस्कस हुए हैं। आने वाले 2 से 3 दिनों में यूनिट खत्म हो जाएगी, तो प्लीज़ वीडियो को प्लीज़ इग्नोर ना करें, पूरा एंड तक देखें। अच्छा लगे तो दोस्तों को भी बताएं, वो भी देखेंगे, आपकी भी हेल्प होगी, उनकी भी हेल्प होगी। तो मिलते हैं कुछ अगले टॉपिक में, कुछ एक्साइटिंग टॉपिक में। प्लीज़ 2-3 बार देखिएगा, क्योंकि बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट है, हो सकता है आपको 1-2 बार देखना पड़े वीडियो को, ठीक है ना। तो प्लीज़ टिल देन, गुड बाय, सी यू।